हेलो बडीज, वेलकम बैक। और आज दो मेन चीज़ें यानी कि बड़ी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं। पहली की बात करूं यानी कि मोरबियस है, जो कि हमें 30 मार्च को कुछ जगह पे 1 अप्रैल को रिलीज़ होनी थी। और दूसरी चीज़ की बात करूं जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की लेटेस्ट सीरीज़ यानी कि मून नाइट। तो यस, मून नाइट सीरीज़ भी रिलीज़ हो गई है। तो मैंने पहले कहा कि पहले मून नाइट सीरीज़ के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात कर दीजिए, उसके बाद किसी अगली वीडियो में मोरबियस की मूवी का रिव्यू करेंगे। तो इस वीडियो में हम मून नाइट के एपिसोड 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं कि ये इतनी ज़्यादा जो मैं बात करूँ सीरीज़ जिसका हम काफ़ी देर से इंतजार कर रहे थे, क्या इसका एपिसोड नंबर वर्थ वॉचिंग है या नहीं। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर मैं मून नाइट के एपिसोड 1 की बात करूँ, ये आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रख सकता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे यार ये क्या मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने रिलीज़ कर दिया, या मैं कन्फ्यूजन के हवाले से बात कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर इतनी कोई फिक्र होने की बात नहीं है। मून नाइट सीरीज़ की जो हम पूरी स्टोरी की बात करें, ये बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते रहेंगे उतनी सिंपल ही होती जाएगी। अब यहाँ पे मैं मून नाइट सीरीज़ के बारे में एक चीज़ पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाली पूरी की पूरी सीरीज़ इजिप्टियन मैथोलॉजी पे बेस होने वाली है। इसमें हमें जो डिफरेंट सारी स्टोरीज़ देखने को मिलेंगी, जो सब के सब करैक्टर्स देखने को मिलेंगे, स्पेशली जो हमें स्टोरी देखने को मिलेगी वो मेनली इजिप्टियन मैथोलॉजी पर यानी कि इजिप्टियन मैथोलॉजी पर बेस है सारी की सारी। यहाँ अगर हम मून नाइट की टाइम के बारे में बात करें, मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस टाइम की है, तो देखिए एग्जैक्ट तो हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया, क्योंकि इसके डायरेक्टर ने भी कंफर्म कर दिया है कि इसका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की दूसरी मूवी से कुछ भी इतना ज़्यादा लिंक नहीं है तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का ही पार्ट, मगर हमें उसके बारे में इतना लिंक नहीं दिखाया जाएगा उनके डायरेक्टर के हिसाब के मुताबिक। मगर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पोस्ट ब्रीफ यानी कि थैनोस के बाद जो हल्क ने स्नैप किया था, ये वाली स्टोरी वहीं से कंटिन्यू होती है, यानी कि हल्क के स्नैप के बाद से ये वाली स्टोरी कंटिन्यू है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट एपिसोड की बात कर रहे थे, तो भाई साहब यहाँ से आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स क्यों इतनी ज़्यादा बड़ी यूनिवर्स समझी जाती है। हमें इसके फर्स्ट एपिसोड में इतना कुछ इन लोगों ने यहाँ पर रिवील कर दिया ना, और ख़ासतौर पर जो हमें एंडिंग सीन देखने को मिला है। यहाँ पर हम एपिसोड की स्टार्टिंग से ही बात करना स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक आदमी देखने को मिलता है जो कि एक ग्रास होता है, उसके अंदर कुछ कतरे डालता है पानी के या किसी और लिक्विड के। उसी ग्रास को वो एक हैमर से ब्रेक करता है, और ब्रेक करने के बाद उसके जो टुकड़े हो जाते हैं उसको एक शूज़ में डालता है, और उसी शूज़ को वो पहन लेता है। अब यहाँ पर ये आदमी आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन है, तो ये ऑर्थर हैरो है जो कि इस सीरीज़ का विलन होने वाला है। और यहाँ पर एक जो चीज़ नोट करने वाली ये है, हमें जो एक हैमर वहाँ पर दिखाया गया है, जो कि मैंने वहीं पर ही नोट कर ली थी, एक हैमर में हमें क्रोकोडाइल का साइन बना हुआ दिखाया गया है। और यहाँ पर अगर आप ऑर्थर हैरो के हैंड पर गौर करेंगे, वहाँ पर एक तराजू सा बना हुआ है, जो कि हमें फ्यूचर में भी दिखाया, यानी कि इस एपिसोड में आगे जाके भी हमें दिखाया गया है। और वहाँ पर तराजू में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, जो तराजू है उसके एक साइड में भी एक एलिगेटर का साइन बना हुआ है, दूसरे साइड में भी एक एलिगेटर का साइन बना हुआ है। तो ऐसे ही आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस सीखा कि इजिप्टियन मैथोलॉजी पर बेस है। तो ऐसे ये ऑर्थर, आप इसको क्रोकोडाइल को उनका एक कह सकते हैं रोड टाइप, कुछ ऐसे कह सकते हैं, जिसको ऑर्थर मानता है। तो ये स्टार्टिंग में हमें इन लोगों ने ऑर्थर कैरेक्टर से इंट्रोडक्शन हमारा करवा दिया। अब यहाँ पर हमारी इंट्रोडक्शन होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, यानी कि स्टीवन ग्रैंट से। अब यहाँ पर देखिए आप लोगों को ना दो कैरेक्टर्स के बारे में मैं यहाँ पर बताऊंगा, जो कि आप लोगों को ना पूरी सीरीज में काम आएगा, ताकि मैं आप लोगों को बता दूं ताकि इस पर कंफ्यूजन आप लोगों को पैदा ना हो जाए। एक कैरेक्टर है स्टीवन ग्रैंट, जो कि हमें मेन इंट्रोड्यूस हुआ, जो कि हमें थ्रू आउट द सीरीज में देखने को मिला, स्टीवन ग्रैंट। और उस जैसा एक दूसरा आदमी है जिसका नाम है मार्क स्पेक्टर। आप लोग भी कहते होंगे ये बिल्कुल दिखने में तो दोनों सेम है। यस, आप लोग यहाँ पर 100% करेक्ट है, ये दोनों दिखने में सेम है, और आप लोग ये कह सकते हैं ये दोनों एक ही इंसान है मगर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर हमें स्टीवन ग्रैंट के बारे में ये बताया जाता है कि वो एक आम सा शहरी है जो कि लंदन सिटी में रह रहा है, और हमें यहाँ पर उसकी डिजीज़ के बारे में फिलहाल तो नहीं बताते, मतलब हमें पता है इसको एक डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर है। ये लोग आप जो है इसको गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मगर यहाँ पर मैं आपको ब्रीफली बताऊँ तो एक ऐसा है जिसमें ना मल्टीपल कैरेक्टर्स एक होते हैं। हमें उस कैरेक्टर को यानी कि उस इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता कि वो असल में कौन है, उसने पास्ट में क्या किया, यानी कि उसको टाइम और डेट इसके दरमियान का डिफरेंस नहीं पता लगता। वो मल्टीपल कैरेक्टर्स में वो वाला ह्यूमन जो है ये वो वाला इंसान रह रहा होता है। और सेम केस ऐसा मार्क स्पेक्टर के साथ भी है। और यहाँ पर फिलहाल जो है प्रेजेंट में हम मार्क स्पेक्टर के कैरेक्टर पर फोकस करेंगे। हम देखते हैं कैसे वो सुबह बेड से उठता है, और उसने जो अपने रैक को जो है एक वुडन आप उसको कह सकते हैं पोर्ट से बांधा हुआ होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जब भी वो सो जाता है तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और वहाँ पर अगर आप लोगों ने उसके बेड के अराउंड का देखा होगा, उससे सैंड भी वहाँ पर जमा की हुई है। वो इसलिए जमा की हुई है ताकि जब भी कोई मूवमेंट हो ना, वो जब
बेड से वो उठे, जाहिर है तब वो अपने होश में तो नहीं होता, तो वो सुबह उठ के देख सके तो उसने क्या क्या मूवमेंट किया था और वो कहाँ कहाँ पे गया था। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि जो उसका डोर है यानी कि मेन गेट है, वहाँ पर उसने टेप लगाई हुई होती है ताकि जब वो उठ सके तो वहाँ से बाहर ना जा सके, और वहाँ पर वो टेप की बजाय लॉक ही लगा देता। उसके बाद हम देखते हैं वो इतना ज़्यादा सुस्त सा इंसान दिखाया गया, यानी कि सुस्ती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं उसको, हम उसको बस में भी देखते हैं। मगर यहाँ पर मेनली हमें यह बताया जाता है कैसे वो एक गिफ्ट शॉप पे काम करता है, एक नेशनल आर्ट गैलरी में जो कि एक म्यूजियम है। और यहाँ पर हमें यह पता लगता है उसको इजिप्ट के बारे में, एंशियंट इजिप्ट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जिसमें हम देखते हैं वो कैसे एक रिटर्न गर्ल को भी कितनी ज़्यादा हिस्ट्री बता रहा होता है इजिप्ट के बारे में। तो ये हम देख सकते हैं कि यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसको इजिप्टियन काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे उसकी जो वो वहाँ पर बॉस है वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, वो हमेशा लेट आता रहता है। मार्क स्पेक्टर हमेशा जो है काम पे लेट पहुँचता है, उसका काम पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। यहाँ पर हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जो कि मोस्ट प्रॉब्ली इसकी गर्लफ्रेंड है। तो उसकी लाइफ में हमारा इंट्रोडक्शन होता है उसके एक स्टैचू से, जिससे वो हम देखते हैं कैसे वो बात कर रहा होता है और वहाँ पर उसको अपनी लाइफ के बारे में बता रहा होता है कि मेरे साथ ये हुआ, और मतलब अपकमिंग उसमें डिफरेंट चीज़ों के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ से हमें ये भी इंडिकेशन मिल जाती है कि फिलहाल वो उसकी लाइफ में कोई नहीं है, वो अकेला ही रह रहा है। यस, हमें उसके कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जिसमें वो अपनी मदर से बात कर रहा है। तो ऐसा हम यहाँ से ये अंदाजा लगा सकते हैं उसकी मदर जो है आउट ऑफ टाउन है। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे ग्रैंट रात को बिल्कुल कोशिश करता है कि उसको नींद ना आए, वो डिफरेंट चीज़ें अप्लाई करता है, वो डिफरेंट बुक्स की रीडिंग करता है, वो डिफरेंट ऑडियो सुन रहा होता है ताकि उसको नींद ना आए। और अगर वो एक दफ़ा सो गया वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और उसके बाद उसकी बॉडी जो है मतलब डिफरेंट ही शक्ल में खो जाती है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे वो बेड में जो है एक डाइस को उछाल रहा होता है और उसके बाद फौरन से एक सीन कन्वर्ट होता है, वो एक दूसरी लोकेशन पे पहुंच जाता है। अब यहाँ पर आप लोग शायद ये सोच होंगे कि मिस्टेकन क्या हो गया, मैंने आप लोगों को जैसा कि बोला यही है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है, मगर आने वाले एपिसोड में हमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और वहाँ पर हमें एक आवाज़ सुनने को मिलती है। बाय द वे, अगर आप लोगों को नहीं पता ये किसकी आवाज़ है, हमें कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस तो नहीं हुआ, मगर ये एक्टर मुरे अब्राहम की आवाज़ है। और यहाँ पर वो ग्रैंट को ये कहता है टू सरेंडर हिज बॉडी टू मार्क। यहाँ पर एक स्कैरब का भी ख्याल रखना जिसके पीछे ऑर्थर हैरो पड़ा हुआ है। ये सब यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद हम ये देखते हैं, फिलहाल हमें कुछ भी नहीं यहाँ पर नहीं पता लगता कि असल में वो आदमी किसके बारे में बात कर रहा है, क्योंकि हमें तो स्केबल टाइप किसी भी चीज़ के बारे में नहीं मालूम। और उसके बाद हम ये देखते हैं कैसे उसके पीछे कोई आदमी जो है गन से फायरिंग कर रहे होते हैं और वो बचते बचते तो एक जगह पर पहुंच जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑर्थर हैरो को देखते हैं और यहाँ पर हमें यहीं से देखने से पता लग गया उसके कितने ज़्यादा फॉलोवर्स है और वो एक रिलीजियस एक्टिविटी वहाँ पर कर रहा है जहाँ पर उसके पास लोग आते हैं और वहाँ पर उसको ये बताता है कि कैसे यहाँ वो डिसाइड करता है कैसे यहाँ ये गुड है और यहाँ तो ये ईवल है। और उसके बाद जो ईवल होता है वहाँ पर वो उसकी सोल को ले लेता है और उसको वहाँ पर मार देता है। अब यहाँ पर आप लोगों को भी थोड़ा सा लग रहा होता है यार ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में किस टाइप की स्टोरी हमें यहाँ पर ये देखने को मिली है, कौन सी चीज़ दिखाई जा रही है। मगर जैसा कि बोला मैंने, इजिप्टियन मैथोलॉजी पर ये पूरी की पूरी सीरीज बेस है, तो वैसे ये हमें सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा ही। अब यहाँ पर जो ऑर्थर हैरो सब कुछ कर रहा है ना, जो लोगों की रूल ले रहा है, जो उसके साथ डिसाइड कर रहा है, मुझे लगता है इसका ना एक पर्पज़ ये है क्योंकि ये सब कुछ इसलिए कर रहा है ताकि इसकी सोल लेने से ये लाइफ टाइम के लिए मतलब हमेशा के लिए है ना यंगर ही रहा करे। अगर वो ऐसा करता रहेगा तो वो अपनी असल वाली शेप में ही रहेगा, जो कि आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सीरीज़ या मूवीज़ देखी उसमें हमें ये वाली चीज़ दिखाई गई है। पर्सनली आई थिंक ये वाली चीज़ इसलिए ही हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वहाँ पर ग्लैंट भी पहुँच जाता है। ऑर्थर हैरो का यहाँ पर मेन मकसद है उससे वो स्कैरब लेना जो उसके पास है। वो ऑर्थर हैरो ये समझता है कि जो ग्लैंट के पास स्कैरब है वो उसकी पोजेशन है, वो उसी का ही हिस्सा है और वो उसी के अपने पास ही होना चाहिए। मगर यहाँ पर ग्लैंट उसको चाहते हुए भी वो नहीं दे सकता क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला उसकी बॉडी में फिलहाल उसका कंट्रोल नहीं है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक दूसरे कैरेक्टर का भी स्टार्टिंग में नाम बताया था, यहाँ पर हमें उसकी थोड़ी सी इंडिकेशन देखने को मिल रही है। और हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कैसे वो सबसे बचता बचाता भाग जाता है और हमें यहाँ पर एक ट्रक चेजिंग सीन भी देखने को मिलता है जो कि मुझे पर्सनली तो काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। और यहाँ पर हम एक्चुअल पावर्स देखते हैं मार्क स्पेक्टर की। यस, यहाँ पर जो हमें ट्रक में जो डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती है ना कि उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ आ रही होती है और एक सेकंड बाद सीन अलग हो जाता है और वो गाड़ियाँ सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम देखते हैं वो बिल्कुल मरने वाला होता है और उसको एक आदमी बचाता है, यानी कि उसका दूसरा ही कैरेक्टर जो कि हमशक्ल वो होता है मार्क स्पेक्टर, और वो उसको वहाँ पर बचाता है। हमें वो बचाते हुए दिखाया तो रिया, वो उन लोगों ने बस सीन को वहाँ से चेंज कर दिया है। यहाँ पर ना हमें उसकी पूरी पावर्स के बारे में बताया गया कि उसका जो सेम ऐसा यानी कि मार्क स्पेक्टर जो दूसरा कैरेक्टर है वो क्या क्या वहाँ पर कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कैसे वो जब वहाँ से ट्रक से बचता बचाता निकलता है वो दोबारा से अपने बेड पर ही वो अपने आप को पाता है और उसके बाद वो यही समझता है, मतलब उसके बाद वो बेड के अपनी बेड के इर्द गिर्द जो है मिट्टी भी रखी होती है ताकि उसमें फुटप्रिंट्स आ जाए, उसको पता लगे वो वहाँ पर चला है या नहीं चला है। वहाँ पर देखते हैं कि उसको ये पता लगता है कि ये सब कुछ जो हो रहा था यानी कि
जो ट्रक वाला पूरा सीन, जो हमें यहाँ पर जो ऑर्थर हैरो का कैरेक्टर देखने को मिला, वो सब का सब एक ड्रीम था। रियलिटी में इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है इससे। यहाँ पर हमें यही पता लगता है कि उसके हिसाब से वो सब कुछ ड्रीम ही है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा फॉर्चुनेट चीज़ देखने को मिलती है जब हम ये देखते हैं कैसे उसकी लाइला के साथ, यानी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड उसने वहाँ पर डिसाइड किया होता है कि उसकी डेट होती है, उस चीज़ को 2 दिन गुजर गए होते हैं, यानी कि आई थिंक फ्राइडे वो वाली डे होता है और वो वहाँ पर नहीं पहुँचता और वो एक्चुअल में संडे होता है, यानी कि वो 2 दिन मिसिंग था। और वहाँ पर हम उसकी एक फ़िश भी देखते हैं और हम यहाँ पर ये देखते हैं कैसे जो उसकी फ़िश है उसमें वहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फिन्स लगे हुए हैं। इससे यहाँ पर हमें पता लग रहा है कि उसके जो 2 दिन मिसिंग हुए हैं, यानी कि जो एक्चुअल में वो दूसरी जगह गया हुआ था, यानी कि जहाँ पर वो ऑर्थर हैरो से पहली दफ़ा मिला, एक्चुअल में वो उस टाइम वही था और पीछे से ये सब कुछ हुआ। और हम ये देखते हैं कैसे वो 2 दिन से वहाँ पर मिसिंग ही है। और यहाँ पर हमें इस बात का उसको भी रियलाइज़ हो जाता है और हमें भी बेसिकली पता लग जाता है कि एक्चुअल में वो जो सब कुछ हो रहा था, यानी कि ट्रक चेज वाला सीन जो एक्चुअल में हो रहा था, और उसके अलावा वो जो सब कुछ ऑर्थर हैरो से जो उसकी मुलाकात हुई थी, वो एक्चुअल में रियल था। एक्चुअल में मार्क वहाँ पर गया हुआ था, ये सब कुछ रियल ही था। ओवरऑल वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो सिर्फ इमेजिन नहीं कर रहा था कि यार ये मेरे साथ सब कुछ ड्रीम में हुआ होगा, वो एक्चुअल में उसके साथ वहाँ पर प्रेजेंट में हुआ था। ओवरऑल पूरे एपिसोड में ये लोग हमें ग्रैंट के कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं कि ग्रैंट खुद भी अपने आप को डिस्कवर कर रहा है कि वो एक्चुअल में क्या है, उसकी बॉडी में किस किस का कंट्रोल है, वो एक्चुअल में उसके साथ क्या सब कुछ हो रहा है, असल में वो जो स्केबर जो है छोटी सी चीज़ है वो एक्चुअल में है क्या, ये तो हमें फ्यूचर आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। मगर मैं आप लोगों को बता दूं, जो हमें यहाँ पर स्क्रेबर टाइप जो चीज़ है एक्चुअल में एक बीटल को कहते हैं, जो कि इंसेक्ट होता है, और इजिप्टियन मैथोलॉजी में ना इसकी काफ़ी ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। और उसके बाद हम यहाँ पर एपिसोड के आखिरी सीन्स के बारे में बात करते हैं। जब हम ये देखते हैं उसको ये लगता है वहाँ पर ना उसको एक इजिप्टियन में हम कह सकते हैं मम्मी टाइप एक चीज़ उसको फॉलो कर रही होती है, उसकी बस में भी और उसको डिफरेंट जगह भी। और उसके बाद हमें यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा हॉरर सीरीज भी कह सकते हैं, मगर इतनी नहीं, वो एलिवेटर सीन भी हमें काफ़ी ज़्यादा कूल लगा। और हम देखते हैं जब अपने म्यूजियम जाता है, उसको वहाँ पर उसकी मुलाकात दोबारा से होती है ऑर्थर हैरो से। यस, वही हमारा सेम कैरेक्टर। और ये हमें यहाँ पर यह पता लगता है कि कैसे ऑर्थर हैरो एक्चुअल में, ये तो हमें सब कुछ पता ही था, एक्चुअल में वो उसकी इमेजिनेशन नहीं थी, वो ऑर्थर हैरो से जब वहाँ पर मिला था वो असल में ही मिला था। वहाँ पर ऑर्थर हैरो म्यूजियम में उसको सब कुछ एक्चुअल में बता रहा होता है इजिप्टियन हिस्ट्री के बारे में कि जो तुम्हारे पास इस टाइम स्क्रेबर है ये एक्चुअल में मिला है, ये इसमें मेरी पोजेशन है, इसलिए वो इसकी डिमांड करता है कि ये मुझे दे दे। और उसके बाद वो वैसे ही जैसे उसने प्रीवियस आदमियों को चेक किया होता है ना उसके हैंड से, वो यहाँ पर उसको भी चेक करता है कि एक्चुअल में ये है क्या। और वहाँ पर उसको ये पता लगता है कि देयर इज अ केओस इन हिम, और उसके बाद उसको वहाँ पर जाने देता है। और यहाँ पर एंडिंग में हमें ये पता लगता है जब वो म्यूजियम में वहाँ पर होता है बैठा, उसको एक एनिमल्स की आवाज़ आ रही होती है, वो जब वो देखने जाता है वहाँ पर मैं बात करूँ काफ़ी अजीब सा क्रिएचर होता है। और उसके बाद हमें यही पता लगता है कि ये वाला क्रिएचर ऑर्थर हैरो ने भेजा है उसके पीछे, ताकि वो स्क्रेबर जो है उसको वो वापस कर सके। मगर उसके बाद यहाँ पर हमारी फाइनली मुलाकात होती है। पहले भी इससे सीन में मुलाकात होती रही थी, मगर फाइनली वो बात करता है, ग्रैंट यहाँ पर बात करता है मार्क स्पेक्टर से, यार जो उसी की तरह दिखने वाला एक आदमी था, जो कि उसी की तरह दिखने वाला एक कैरेक्टर था। और यहाँ पर मार्क स्पेक्टर उसे ये कहता है कि अपनी बॉडी की जो पावर है ना मुझे दे दो, मुझे इसमें कंट्रोल आने दो। और वो जो ही ऐसा करता है, हमें फाइनली यहाँ पर मून नाइट का कैरेक्टर देखने को मिल जाता है, जिसको हम काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। और भाई उसके बाद जो कि जिस तरह से कैमरा एंगल आता है ना, कैमरा एंगल हमें टॉयलेट सीन से देखने को मिलता है, जो हमें टॉयलेट के बाहर वाला से एक सीन देखने को मिलता है, कैसे मून नाइट उसको पंच कर रहा होता है 3 से 5, वो काफ़ी ज़्यादा कूल और एक एक्शन सीन था। और आप लोग चाहें तो इसके वॉलपेपर भी लगा सकते हैं अपने मोबाइल में या कहीं भी। और ये काफ़ी ज़्यादा मुझे एक अच्छा सीन लगा। यहाँ पर देखिए, अब ओवरऑल जो यहाँ पर हमें ये इस टाइम ये पता लगा है, 3 कैरेक्टर्स, 2 आप कह सकते हैं। एक है स्टीवन ग्लैंट, जो कि हमें थ्रू आउट द एपिसोड देखने को मिला, जो खुद डिस्कवर कर रहा है हमारी तरह क्या ये एक्चुअल में हो क्या रहा है। और दूसरा मार्क स्पेक्टर, जो मिरर में आ रहा है। यस, जो जब हम देखते हैं कैसे वो मिरर के सामने होता है, जो मिरर के अंदर होता है, जो कि उसको बार बार कह रहा हो कि तो मुझे अपनी बॉडी की जो है मतलब कंट्रोल मुझे दे दो, वो है मार्क स्पेक्टर। और यहाँ पर जो ही मार्क स्पेक्टर इसका टेक ओवर करता है इसकी बॉडी में, वो मून नाइट के कैरेक्टर में बदल जाता है। तो थ्रू आउट हमें यही देखने को मिला है। एपिसोड 1 में ना हमें इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, और मुझे एपिसोड 1 काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। इसकी मुझे एक अच्छी चीज़ लगी, काफ़ी ज़्यादा हाई पेस पे था, हमें इसमें कोई भी स्लो चीज़ नहीं देखने को मिली। ऑस्कर इसाक की एक्टिंग की बात करें तो लाजवाब एक्टिंग थी, यहाँ पर सब ने एक अच्छी एक्टिंग की। और यहाँ पर मुझे पता है क्या लगता है,
हमें आने वाले एपिसोड्स में ना जो 2 कैरेक्टर्स देखने को मिले हैं, यहाँ पर उसको खुद ही रियलाइज हो जाएगा। यस, मुझे ये पर्सनली लगता है, आप इसको स्पॉइलर समझे या नहीं, यहाँ पर जो ग्लैंट है उसको खुद ही अंदाजा हो जाएगा जो मार्क स्पेक्टर है जिसको वो मिरर में देख रहा था, असल में वो खुद ही है, एक्चुअल में खुद ही है, वो बस उसकी इमेजिनेशन से वो अपने आप से ही बातें कर रहा है। मून नाइट का उसको खुद भी कंट्रोल आने वाले एपिसोड्स में आ जाएगा। तो बस यही था इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मेरे बार आप लोगों को रिव्यू अच्छा लगा होगा। ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई और आई थिंक ये मेरे चैनल की सबसे लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।